होता है कि पहले आप असेसमेंट कर लीजिए, इवैल्यूएशंस कर लीजिए। असेसमेंट के पेशेंट को थॉरो असेसमेंट, उसका हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट कॉम्प्लिकेशन तक और प्रेजेंट मेडिकेशन तक के कौन-कौन मेडिकेशन चल रहे हैं, ये फुल्ली असेस कर लेना है। कब? बिफोर ऑपरेशंस। बिफोर ऑपरेशन का मतलब है कि आज का डेट है ऑपरेशन का, तो 48 घंटा के पहले, 24 से 48 घंटा बिफोर जो-जो असेसमेंट करना है, उनके बारे में जो कुछ जानना है या जो कुछ प्रिस्क्राइब करना है, वो पहले कर लेते हैं। जब हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ऑपरेशन के 24 से 48 घंटा के पहले सारा असेसमेंट और तब उनके फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली जाती है कि वो अब एनेस्थीसिया के लिए तैयार हैं या फिर पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, जो सर्जरी के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आएगी, उसके लिए तैयार है। उसका बॉडी फिजियोलॉजिकल्स या एनाटॉमिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, इवन साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो एग्री है जब एक बार फाइनल रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं बिफोर नाइट की आज ऑपरेशन है तो बिफोर नाइट 8 बजे असेसमेंट के बाद एक बार फाइनल असेसमेंट करते हैं और सब कुछ फिट रहता है, तब एक सर्टिफिकेट दे दी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, फिट फॉर सर्जरी। ये रात में 8 से 9 के बीच में विजिट करके डॉक्टर से एक बार फिर से असेसमेंट कर लेते हैं, फिट फॉर सर्जरी। जब ये लिखा जाता है ना तो नेक्स्ट डे सर्जरी का प्रोग्राम उसका सेट हो जाता है। अगर अनफिट यहाँ पे लिख देते हैं, अनफिट फॉर सर्जरी, तो नेक्स्ट डे सर्जरी पोस्टपोन कर दी जाती है। पोस्टपोन का मतलब है कि खत्म नहीं हुआ, इसको डेट को हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं फर्दर एडवाइस कि 3 दिन के बाद, जैसा बोलते हैं कि 3 दिन के बाद फिर से इसको देखते हैं या 5 डेज के बाद या 1 वीक के बाद या फिर कई कई बार तो महीनों लग जाते हैं। महीनों के बाद फिर से उनको बुलाया जाता है। अगर प्लांट सर्जरी है, दो सर्जरी, दो अलग अलग टाइप से हम लोग करते हैं। एक इमीडिएट सर्जरी, इमीडिएट सर्जरी में होता है खासकर एक्सीडेंटल केस, फ्रैक्चर का केस। फ्रैक्चर में खासकर स्पाइनल इंजरी, हेड इंजरी, थोरेसिक केज का इंजरी, ये सब जो इंजरी होता है ना, इमीडिएट ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। वहां पर कई चीज को हम लोग दरकिनार कर देते हैं, पेशेंट जान बचाने के लिए ना सब कुछ को छोड़ के सीधे सर्जरी तो वहां पे इमीडिएट सर्जरी करते हैं। लेकिन कई बार प्लांट सर्जरी करते हैं। प्लांट सर्जरी जैसे अपेंडिसाइटिस को रिमूव करना, अपेंडिसाइटिस के केस में अपेंडेक्टोमी करना है, तो यहाँ पे एकदम से इमरजेंसी नहीं है कि आज अपेंडिसाइटिस डायग्नोस हो गया तो अभी 1 घंटा में उसको कर देना है। ये ना एसेंशियल नहीं है। 1 महीना 2 महीना के बाद भी किया जा सकता है। या गोल ब्लैडर में स्टोन है तो आज डायग्नोसिस हो गया तो कल ही कर देंगे, ये भी जरूरी नहीं है। इसको हाँ हाँ हाँ। हेलो सर। सर अपेंडिसाइटिस जब फट जाता है तो उसको उसका तो तत्काल आवाज किया आपकी जाता है ना साफ सर, नहीं आ रही, फिर इमीडिएट। से जैसा बोलिएगा। अगर अपेंडिसाइटिस हाँ फट जाता हाँ। है तो नहीं वो इमीडिएट तो ना किया फट जाता गया है था सर। तो तब तो फिर तुरंत, वो तो खाना खा के भाई तब भी तुरंत उसी समय, नहीं तो मर ही जाएगा। वो तो टॉक्सिसिटी हो जाता है ना अपेंडिसाइटिस। सर ये अपेंडिसाइटिस फट जाने का अपेंडिसाइटिस, कितना देर तक अपेंडिसाइटिस जब 4th स्टेज में चला गया, जब ब्रास्ट ब्रस्ट कर जी। जाएगा या ब्रस्ट कर गया, वो 4th स्टेज है, तब वहां पर इमीडिएट सर्जरी, तब प्लांट सर्जरी नहीं होता। अच्छा, सर सर कितने देर तक मतलब वो रह सकता है जब अपेंडिसाइटिस फर्स्ट ये हो नहीं जाता कह है फिर सकते भी? हो, ये कह नहीं सकते हो। 1 घंटा 2 घंटा के अंदर में भी वो टॉक्सिसिटी पूरे स्प्रेड कर जाता है बॉडी में। तो सर्वाइवनेस जहाँ ब्रस्ट कर गया ना, तो सर्वाइवनेस की चांसेस बहुत कम हो गई। अब सर्जरी करके इमीडिएट जितना टॉक्सिसिटी को निकाला जा सकता है निकाला जा सकता है। ये भी नहीं कह सकते कि सर्जरी करने के बाद भी वो बचने की संभावना बहुत ज्यादा है। नहीं सर, एक वो केस आया फट था गया दो दिन तो दो दिन फट गया दो दिन तक तो रहा था। हाँ। एक केस था सर, 2 दिन तक रहा था, वो फट गया था फिर भी 2 दिन तक रहा था ठीक से, फिर वो उसके बाद आया है वो हॉस्पिटल। वो डिपेंड करता है सिविरिटी पर, उनके फिजिकल कंडीशन पर। ऐसे घंटा 2 घंटा में भी आदमी डेथ डाई कर जाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है बचाना। ठीक है। उस सिविरिटी पर डिपेंड करता है ना कितना सीवियरी
थी ब्रश करने के पहले, टॉक्सिसिटी कितना फैला और उनका फिजिकल कंडीशन कैसा है। दो अलग अलग फिजिकल बॉडी दो अलग अलग तरीके से कोई भी डिजीज में रिस्पॉन्ड करता है, एकदम टू डिफरेंस, एकदम दोनों में एक जैसा नहीं होता है। तो जिस पर्सन की बात कर रहे हो सकता है कि उनकी इंडिविजुअल फिजिकल एबिलिटी बहुत ज्यादा हो, इसलिए वो सरवाइव किए इतना देर, मतलब अदरवाइज 1 आवर to 2 आवर बहुत है। कई बार तो देखा गया कि प्लेन से लेकर जैसे तुरंत तुरंत बोला गया कि तुरंत दिल्ली दिल्ली में ले जाइए, प्लेन से ले गए इमीडिएट और रास्ते में बेड न्यूज हो गया। बड़ा मुश्किल है उसमें, वो प्लांट सर्जरी में नहीं आएगा वो। हेलो सर। हाँ, इससे आगे भी कुछ पढ़ाए थे क्या, पहले भी कुछ अभी? किसी आदमी को। हेलो। हाँ हाँ। मतलब सर एनेस्थीसिया आज स्टार्ट किए हैं ना सर? हाँ, अभी जस्ट शुरू ही किया है। हाँ तो वही से पूछ रहे हैं, ठीक है सर। एकदम पहला एनेस्थीसिया शुरू करके एकदम पहला जो आपका टॉपिक है सिलेबस में, वही शुरू किए हैं। और अभी भी शुरू नहीं किया है, सिर्फ लिखे हैं और उसके बारे में बोलना शुरू किए हैं। अब टॉपिक के अनुसार से अब आएंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं इस बार। अब जो असिस्टेंट कर रहे हैं बिफोर सर्जरी, ये प्लांट सर्जरी के बारे में कर रहे हैं और एनेस्थीसिया को बहुत वेल प्लान तरीके से परफॉर्म करना है उसके लिए कर रहे हैं। तो उसी टॉपिक्स को यहाँ पे कह रहा है कि प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशंस। अगर दूसरे शब्दों में हम कहेंगे तो प्री ऑपरेटिव, अगर और लगा के इसका दूसरा नाम देना चाहेंगे तो प्री ऑपरेटिव असिस्टमेंट। कब करना है? 24 आवर to 48 आवर बिफोर दी सर्जरी। 24 से 48 घंटा पहले इसको कर लेना है। अब क्या क्या करेंगे इसमें, ये तो इसका थीम हो गया और टाइमिंग हो गया। अब इसमें क्या क्या करेंगे और क्यों करेंगे, इसका मकसद हमारा क्या है, उस पर बात कर लेते हैं। पहला, गोल्स ऑफ इवेल्युएशन। गोल्स का मतलब होता है कि टारगेट, हम क्या लेकर चल रहे हैं, मेरा फाइनल लक्ष्य। गोल का मतलब होता है लक्ष्य, फाइनल लक्ष्य क्या है इवेल्युएशन को, उसके पीछे हमारा मकसद क्या है, थीम क्या रखते हैं। ऐसे ही कुछ कुछ भी कर लेंगे मेडिकल में, ऐसा नहीं होता है। हर कोई एक चीज करने के पहले उसके पीछे सारा बैकग्राउंड होता है और एक कारण होता है कि ये इस कारण से हम ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले एक प्री ऑपरेटिव वैल्यूएशन कर रहे हैं तो उसके पहले आपको यह जानना होगा कि आपका करने का मकसद क्या है, क्या लक्ष्य है, क्यों करना चाह रहे हैं आप। तो अब एक एक करके बात कर लेते हैं। पहला, रिड्यूस एंजाइटी। दूसरा, एजुकेट पेशेंट्स। पहला तो मकसद हो गया कि जो उसको भय है एनेस्थीसिया के प्रति या फिर सर्जरी के प्रति, उस भय को कम करना है। ठीक नहीं कर सकते हैं ये, एकदम ऑपरेशन टेबल तक बेहोश होने के पहले, मैंने एनेस्थेटाइज होने के पहले तक उसको भय रहेगा, चिंता रहेगी, क्योंकि पारिवारिक मोह माया है। अगर हमें कुछ हो जाता तो परिवार का क्या होगा, इस ढंग की बातें लगी रहती है। तो आप उसमें रिड्यूस कर सकते हैं, एंजाइटी को कम कर सकते हैं। कैसे कम करेंगे वो आगे बात होगी, लेकिन मकसद हमारा ये है कि पहले उसकी चिंता को कम करना है। सेकेंड, एजुकेट पेशेंट अबाउट एनेस्थेसिया और सर्जरी। पेशेंट को पूरी जानकारी हमें दे देना है कि ऐसा ऐसा होता है एनेस्थेसिया में या ऐसा ऐसा सर्जरी में होगा,
और ऐसे ऐसे करके आप फिर ठीक हो जाएंगे। तो दोनों बातें, एक एंजाइटी को कम करना है, दूसरा पेशेंट को एजुकेट कर देना है। खासकर एनेस्थीसिया का टॉपिक्स है तो सर्जरी के बाद हम लोग नहीं करेंगे। एजुकेट अबाउट एनेस्थीसिया। थर्ड जो हमारा मकसद होगा, एक या ऑब्टेन मेडिकल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। पेशेंट का पहले से कोई बीमारी चल रहा है, किसी की दवा चल रही है, या फिर किसी चीज से एलर्जी है, या किसी मेडिसिन से उसको एलर्जी है, तो ये सारी जानकारी हम पहले से जुटा लेते हैं कि एनेस्थीसिया के दौरान कोई मिस्टेक ना हो, कहीं से वो चीज हम पेशेंट पर अप्लाई न कर दें जिससे उसको एलर्जी है, या जिससे पहले वो जानलेवा कोई इंसिडेंट हो चुका है, तो उस चीज को रिपीट ना हो, इसलिए मेडिकल हिस्ट्री उसका जान लेते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में सर से पांव तक, खासकर वाइटल ऑर्गन्स में, मैंने उसका कॉन्शियस लेवल, ओरिएंटेशन, डिसओरिएंटेशंस, कार्डियक सिस्टम्स, मैंने हार्ट बीट क्या है, ब्लड प्रेशर का कंडीशंस क्या है, उसका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेशन का क्या स्थिति है, ये सारा चीज का स्टडी। उसके बाद अदर वाइटल ऑर्गन्स में जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, तो ये सब बड़े ऑर्गन्स में कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं है, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेते हैं कि कहीं कोई उसका डिजीज तो साथ में लेकर नहीं चल रहा है, और चल रहा है डिजीज साथ में लेकर, तो आपकी डिजीज का क्या कंडीशंस है। डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन टेस्ट। डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन टेस्ट का मतलब है कि अगर कोई और भी जांच की जरूरत अभी है उसको, तो ये प्री इवेल्युएशन के समय आपको पता चल जाएगा, और आपके पास टाइम है, अभी भी 24 से 48 घंटा टाइम बचा हुआ है, तो फर्दर कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है तो इन्वेस्टिगेशन वो टेस्ट, खासकर ईसीजी हो गया, अल्ट्रासोनिक कोई टेस्ट एग्जामिन कराना है, या फिर सीटी स्कैन कराना है, तो ब्लड में रूटीन कोई एग्जामिनेशन कराना है, तो ये सब टेस्ट पॉसिबल है, 24 से 48 घंटा में ये सब चीज पॉसिबल है, तो वो उसको हम लोग परफॉर्म करा लेंगे, जानकारी हो जाएगी, उसके बाद उसके आधार पर हम लिख देंगे। तो गोल्स हमारा टारगेट में ये है, और उसको फिर करते हैं सारा कुछ देख के प्लान एनेस्थीसिया टेक्निक। प्लान एनेस्थीसिया टेक्निक का मतलब है कि ये सब कुछ देखते हुए हमको किस टाइप का एनेस्थीसिया देना है, जनरल एनेस्थीसिया देना है, स्पाइनल एनेस्थीसिया देना है, रीजनल एनेस्थीसिया देना है, और एनेस्थेटिक एजेंट हमारा देने का क्या रहेगा, कौन सा देंगे, ये उसके फिजिकल कंडीशंस, एग्जामिनेशंस, उसके टेस्ट, उसके लेवल्स, कॉन्सियसनेस के, वो सब के आधार पर डिसाइड। हाँ सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिएगा सर, हाँ, ऊपर ही लिख रहे हैं। नीचे नहीं नजर आ रहा है सर, नीचे वाला नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो वही लिख रहे हैं। प्लान एनेस्थीसिया टेक्निक। प्लान एनेस्थीसिया टेक्निक का ये वाला नीचे वाला ऊपर कर दिए, प्लान करना, जनरल एनेस्थीसिया देना है, लोकल एनेस्थीसिया देना है, स्पाइनल एनेस्थीसिया देना है, रीजनल एनेस्थीसिया देना है, और एनेस्थेटिक एजेंट्स क्या होगा, एंड ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन उसके साथ कैसा रखेंगे, तो ये उसके इवेल्युएशन, जब सारा चीज का इवेल्युएशन कर लेते हैं तो पहले ही प्लान हो जाता है। एनेस्थेटिक सारे रिपोर्ट देखने के बाद डिसाइड कर लेते हैं कि किस तरह का एनेस्थीसिया देना है, कितना डोज देना है, और कितना ड्यूरेशन तक देना है। अब उतना डोज एंड ड्यूरेशन में ये ऑपरेशन पॉसिबल है कि नहीं है, ये सर्जन से डिस्कस वो खुद कर लेंगे, कि इससे ज्यादा एनेस्थीसिया देखेंगे तो दुर्घटना घट सकती है। अब आपको देखना है कि इसमें संभव है या नहीं है।
उसके बाद प्रोवाइड एनी प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस। पेशेंट को कुछ एडवाइस देना है एनेस्थीसिया से पहले, वो आप दे सकते हैं, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो गोल की बात करते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, इतना चीज को लेकर चलते हैं, इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए इवैल्यूएशन, प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन हम लोग करते हैं। अब प्री इवैल्यूएशन में दूसरा टॉपिक बताते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? गोल, पहला गोल खत्म हो गया हमारा। दूसरा मकसद होता है हिस्ट्री। प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन कैसे हासिल करेंगे? तो पहला हिस्ट्री। हिस्ट्री में फर्स्ट ये तो बात करेंगे पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट से बात करना है। एनी मेडिकल इलनेस, डिस्कस टू द पेशेंट और अटेंडेंस, जानकारी आपको हासिल करना और नोट करना है। उसमें रिवेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, हाइपो या हाइपरथायरॉइड हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेज जैसे अस्थमा हो गया, इम्फेसमा हो गया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, लंग्स फाइरोसिस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, HIV हो गया। ये सब कोई डिजीज है पेशेंट को पहले से, या फैमिलियर हिस्ट्री है ऐसा कुछ, तो इसके बारे में हमें जानकारी हो जाती है। प्री इवैल्यूएशन में पहले उसको हम बात कर लेते हैं। सेकेंड, एलर्जी टू एनी ड्रग्स। ये हिस्ट्री ले लेंगे, आपको किस ड्रग खाते हैं तो आपको परेशानी हो जाती है। जैसे सल्फोनामाइड, जितना भी सल्फर ग्रुप का दवा है, तो ज्यादातर लोगों में सल्फर ग्रुप का दवा देंगे तो पूरा शरीर पीला पड़ जाएगा और फूल जाएगा, ओडोमेटस हो जाएगा, एनासार्का हो जाएगा। ये ज्यादातर लोगों को है। कुछ लोग ये एंटी एलर्जिक हिस्टामाइन्स दे देते हैं, तो स्लीपिंग डिसऑर्डर सामने बहुत देर तक वो सोए रह जाते हैं। फ्लूइड विजन, आंख से धुंधला देखने लगते हैं। तो इस ढंग से कोई ड्रग से एलर्जी है तो उसके बारे में हिस्ट्री हमें मिल जाती है, हिस्ट्री ले लेते हैं। तीसरा है मेडिकेशन। मेडिकेशन मैंने पहले से कौन कौन दवा आप खा रहे हैं रेगुलरिटी में, जैसे ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं, कार्डियक का कोई दवा खा रहे हैं, या कोई सेडेटिव ड्रग्स एंजाइटी के लिए पहले से खा रहे हैं, या हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, डायबिटीज मेलाइटस के लिए कोई ड्रग्स खा रहे हैं, या रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए कोई ड्रग खा रहे हैं। तो जो ड्रग्स आप पहले से ले रहे हैं इसकी हिस्ट्री ले लेना है। उस पर हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस एनेस्थीसिया, पहले जब कभी ऑपरेशन हुआ है, पहले एनेस्थीसिया लिए हैं, तो एनेस्थीसिया के दौरान में और एनेस्थीसिया के बाद आपको क्या क्या अनुभव हुआ और क्या कॉम्प्लिकेशंस आपके शरीर में डेवलप किया उस समय जो एनेस्थीसिया पड़ा था, तो क्या क्या दिक्कतें हुई थी, या एनेस्थीसिया के बाद आपको क्या क्या दिक्कतें हुई, या सब कुछ नॉर्मल रहा, वो हिस्ट्री लेना है। उसको पर्सनल हैबिट, पर्सनल हैबिट का मतलब होता है कि उसको क्या क्या चीज का आदत है, जैसे स्मोकिंग, एल्कोहल, टोबैको,
ऐसा कोई हिस्ट्री है उसको जिसकी आदत है, जैसे सिगरेट या बीड़ी पीने की आदत है, वाइन की आदत है, पर डे उसको थोड़ा सौ चाहिए, या फिर टोबैको गुटखा है, खैनी है, ऐसा कोई चीज का उसको आदत है, तो पर्सनल हैबिट, ये सब पर्सनल हैबिट में आता है, इसकी जानकारी ले लेना है। और इसका एक मकसद है, पूछकर उसको बेइज्जत करने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत गंदे आदमी हैं, समाज में आप ये है वो है, वो सब के लिए हम नहीं ले रहे हैं, गुप्त रखा जाता है। हमारा मकसद है कि जब ये चीज ले रहे हैं इस, तो ऐसे कंडीशंस में हमें डर है कि कहीं अल्कोहल्स ले रहे हैं तो लीवर इनका वीक हो चुका है, ये मान के हम लोग चल रहे हैं। कितना लंबा हिस्ट्री और कितना डेली कंजम्पशन है अल्कोहल का, इनका लीवर वीक हो चुका है, ये मान लिया हम। और इसके आधार पे जो मेडिकेशन देंगे, जो एनेस्थीसिया देंगे, उसके डोज एंड ड्यूरेशन को डिसाइड करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ड्रग्स दे देंगे और इनका अल्कोहल की वजह से लीवर पहले से ही कमजोर है तो इनको कुछ बड़ी क्षति हो जाए। तो मकसद वो है। उसके बाद स्मोकिंग लेते हैं या अल्कोहल या टोबैको किसी रूप में लेते हैं, तो ये तीनों सेडेटिव्स केमिकल कंपोजिशन है। तीनों सेडेटिव है, तभी ना लेते हैं, दिमाग को आराम देने के लिए लिया जाता है, टेंशन फ्री होने के लिए लिया जाता है। तो ये ऑलरेडी सेडेटिव है, हिप्नोटिक सब्सटेंसेस है। तो पहले से सेडेटिव ये ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं, तो जो एनेस्थीसिया का डोज हम इनके लिए डिसाइड करके रखे हैं, उस एनेस्थीसिया का असर होगा ही नहीं। आप देखेंगे कि सिगरेट कोई पहला बार किसी से पूछ लीजिएगा, पहला बार सिगरेट पीते हैं ना, तो उनको एक कस दो कस लगाते लगाते उनको आराम मिलने लगता है और माथा घूमने लगता है, बहुत अच्छा लगता है उनको। या अल्कोहल शुरू करते हैं ना, एक छोटा सा पैक किसी के साथ बैठ लिया, ले लिया, और इतना ही में वो इंजॉय करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो सेकेंड टाइम लेंगे तो एक सिगरेट का एक कस उनको कुछ नहीं होगा, फिर पूरा सिगरेट होने के बाद थोड़ा महसूस होगा। और दो दो तीन दिन चार दिन लगातार ले लेते हैं, उसको सिगरेट से उनको जाएगा ही नहीं, मतलब कि और ज्यादा सेडेटिव कंपोनेंट चाहिए, इतना से उनको नहीं होगा। तब ना चेन स्मोकर हो जाते हैं कि एक सिगरेट फेंकते हैं, दूसरा पी लेते हैं, फिर तीसरा फेंकते हैं, चौथा पी लेते हैं। तो चेन स्मोकर होने का मकसद ही वही है, जो किसी तरह से वो नशा चाहते हैं जो पहला बार पाते हैं, और इसके लिए ब्रेन जो है ना उतना से अडेप्ट हो चुका है, अब उतना उनको होगा ही नहीं। तो ये कंटिन्यू लेने लगते हैं, अल्कोहल या स्मोकिंग चाहे टोबैको कंटिन्यू लेने लगते हैं। तो ठीक आप एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो वो भी सेडेटिव ही दे रहे हैं, ये पहले से अडेप्टेड है, इतना अमाउंट ऑफ सेडेटिव ड्रग्स से अडेप्टेड है। तो एनेस्थीसिया का डोज एंड ड्यूरेशन डिसाइड करने के पहले ये बहुत काम का चीज है कि इससे पता चलेगा कि इतना में इसको कुछ होगा या फिर इसको डोज को बढ़ाना पड़ेगा। साथ में इनका लीवर भी डैमेज है या लीवर कमजोर हो चुका है, उस सब कैसे हम एडजस्ट करेंगे। इसके अलावा जो भी स्मोकिंग या अल्कोहल या टोबैको ले रहे हैं, ये डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन मतलब उनको खान पान की कमी का शिकायत रहता है, या फिर लेते हैं तो शरीर में नहीं लगे, खासकर विटामिन बी कम्प्लेक्स, जो भी अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, विटामिन बी कम्प्लेक्स की उनके शरीर में बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। तो पर्सनल हिस्ट्री बहुत मायने रखता है, उसको बहुत माइन्यूटली पूछ के और नोट करना है। यहाँ तक कुछ पूछना है? थर्ड में फिजिकल एग्जामिनेशन अब करेंगे। तीसरा में फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें फर्स्ट जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में ब्लड प्रेशर, पल्स,
रिस्पायरेशंस, एनीमिक, आंख वगैरह देखे, नाखून देखे कहीं चेहरा पीला तो नहीं। तो ये जनरल फिजिकल एग्जाम से करेंगे, खासकर ब्लड टेस्ट का वैल्यू, पल्स का रेट, रिस्पायरेशन का कंडीशंस एंड एनीमिक। एनीमिक चेहरा देख के कहीं पीला पड़ा हुआ है, कंजंक्टिवा आंख का देख लेंगे या नील वेट देख लेंगे, कहीं दबाने के बाद ये रेड नहीं होकर कोई लुइस कलर में तो कन्वर्ट नहीं कर, तो ये सब चीज पहले से प्रेडिक्ट हो जाता है। तो देख लेना है, ये जनरल एग्जामिनेशन में इतना कुछ आपको देखना है। उसके बाद सिस्टेमिक एग्जामिनेशन, सिस्टेमिक का मतलब है सिस्टम से जुड़ गया, इसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद हिपैटिक सिस्टम, उसके बाद नर्वस सिस्टम, उसके बाद स्पाइनल, उसके बाद एब्डोमेन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। प्रॉपर एग्जामिनेशन, कार्डियक सिस्टम का, रिस्पिरेटरी सिस्टम का, हिपैटिक सिस्टम का मतलब लीवर का, नर्वस सिस्टम्स, स्पाइन का कंडीशंस और स्पाइनल में कोई डिजीज है कि नहीं। साथ में एब्डोमेन, एब्डोमेन में साइटिस है, पेनक्रियाटाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, गैस्ट्राइटिस है, ये सारी चीज का प्रॉपर एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग कर लेते हैं। ये इतना फिजिकल एग्जामिनेशन में। उसमें तीसरा, अगर ये दोनों कर लिया तब तीसरा क्या करेंगे, एयरवे असिस्टेंट। एयरवे असिस्टेंट का मतलब कि जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है उसमें इंट्यूबेशन करना है, एनेस्थीसिया के दौरान उसमें ट्यूब डालना है। तो इंट्यूबेशन करना है या ऑसोफेगस में इम्प्लांट करना है, तो स्वाभाविक है कि एयरवे का असिस्टमेंट कर लेना है कि ये प्रॉपर चैनल्स, ट्रैकिया से लेकर ब्रोंकस तक ये सब कुछ नॉर्मल है, या फिर कहीं पर वहां पे स्ट्रक्चर है या एबनॉर्मलिटी डेवलप कर गई है, या नेक का मूवमेंट कहीं रेस्ट्रिक्टेड है, खासकर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, सर्वाइकल सीवियर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में, टॉर्टिकोलिस में, स्पाज्मोडिक टॉर्टिकोलिस में। टॉर्टिकोलिस गर्दन देखते ना, गर्दन एक तरफ से एक किनारे में टेढ़ा रहता है, दैट डिजीज इज कॉल्ड टॉर्टिकोलिस। स्पाज्मोडिक टॉर्टिकोलिस, कभी कभी सो के उठते हैं या फिर आप स्नान कर रहे हैं, अचानक से कुछ हो जाता है गर्दन में, उसके बाद गर्दन मुड़ता ही नहीं है, तो 3 दिन 4 दिन ऐसे ही रह जाता है, सो भी नहीं पाता है, तो दैट डिजीज इज कॉल्ड स्पाज्मोडिक टॉर्टिकोलिस। तो ये सब चीज को देख लेना है। ये सब चीज जब अगर रहेगा तो फिर एनेस्थीसिया के दौरान इंट्यूबेशन में बहुत प्रॉब्लम सामने आएगी। तो सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन में जनरल और सिस्टमिक नहीं, बल्कि इस चीज को भी जो ऑनसेट सडन डेवलप कर गया है या परमानेंट डिफॉर्मिटी के रूप में सामने है, इसका भी असेसमेंट हमको करना है। इतना हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन में करते हैं। यहाँ तक किन्हीं को कुछ पूछना है? सर एक बार एयरवेयर असेसमेंट समझा दीजिए। एयरवे सिस्टम, ठीक है। जैसे जैसे ये गर्दन हुआ किसी का, गर्दन से ट्रैकिया आएगा और ट्रैकिया फिर ऐसे करके ब्रोंकस में कन्वर्ट करेगा, ये थोड़े से कैविटी हो गया, ये हाथ हो गया,
ये माउस से ना इंट्यूबेशन करेंगे, माउस से ऐसे करके ट्यूब डालते हैं, एनेस्थीसिया वाला ट्यूब डाला जाता है या रिस्पायरेटरी ट्यूब डाला जाता है, मैंने ऑक्सीजन का ट्यूब एंड एनेस्थीसिया का ट्यूब, इंट्यूबेशन। ये मेरा टॉपिक्स बहुत आगे का है, अभी नहीं है, पढ़ना है आपको, लेकिन बताते रहे। इंट्यूबेशन करेंगे, अंदर ट्यूब डालना है, तो इसका सही तरीके से अंदर चल जाए, इसके लिए जरूरी है कि उसका गर्दन और इसका हेड ये सब कुछ नॉर्मल रहे, ये जरूर बहुत जरूरी है। नहीं तो पहले ही हमको मालूम हो जाएगा कि नहीं इसको ये डिफॉर्मिटी है या इसको ये प्रॉब्लम है, इंट्यूब करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, तो एनेस्थीसिया हमारा चेंज कर देंगे, हम जनरल एनेस्थीसिया नहीं देंगे, दूसरा एनेस्थीसिया देंगे, या ऑक्सीजन थेरेपी जो देना था उस समय उसका तरीका कुछ कुछ सब हो जाएंगे। तो एयरवे असेसमेंट बहुत जरूरी है। अब इसमें क्या क्या देखेंगे ये बात कर रहा है। देखेंगे कि किसी का गर्दन ऐसे करके एक तरफ ऐसे करके मुड़ा हुआ है, कुछ लोग रास्ता में या मिल जाएंगे, इनका गर्दन ऐसे ही फिक्स रहता है, किनारे बहुत ज्यादा हम कर दिए, बहुत ज्यादा हो गया। ये ऐसा ही रहता है, टेढ़ा रहता है, इस डिजीज को बोलते हैं टॉर्टिकोलिस। ये गर्दन पहले ही से एक तरफ तिरछा है, टॉर्टिकोलिस, ये सीधा नहीं होगा, डिफॉर्मिटी है। तो इसमें जो इंट्यूबेशन करेंगे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा या नहीं भी हो सकता है। तो एयरवे असेसमेंट में इस चीज को हम लोग नोट कर लेंगे। सेकेंड आता है स्पाज्मोडिक टॉर्टिकोलिस। आप कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसका अनुभव इसको जीवन में नहीं होता है, या आप लोग को नहीं हुआ होगा। बोलते हैं ना कचक गया, ठीक है, कल नहा रहे थे, ये तकिया पे सोए हुए थे, अचानक उठे, उस पर कचक गया, गर्दन ही मेरा नहीं घूम रहा है, बहुत दर्द है, हाथ वगैरह सब एकदम ऐसे करके रखे हुए तो आराम मिलता है। और ये 3 4 5 दिन तक रहने वाला, धीरे 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 करके चलता जाएगा, गर्दन उसमें नहीं मुड़ेगा। तो दुर्भाग्य से एनेस्थीसिया के समय ये डेवलप, जब सर्जरी का डेट रखाएगा उसी समय हॉस्पिटल में जाने के दौरान ये हो गया, तो उस समय भी इंट्यूबेशन, अंदर ट्यूब डालना बहुत डिफिकल्ट है। उस डिजीज को स्पाज्मोडिक टॉर्टिकोलिस बोलते हैं। तो इसी की तरफ प्रॉब्लम हो गया, अब अंदर ट्यूब नहीं डाला जा सकता उस समय, या बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ट्यूब डालने में, या फिर कोई अलग टेक्निक यूज करना पड़ेगा। तो इसको असिस्ट कर लेते हैं, या फिर ये देख लेता है ना कि ट्यूब जो डालेंगे रिस्पायरेटरी टैग कहीं कहीं पर सिकुड़ा हुआ तो नहीं है, जैसे ट्यूब डालेंगे कहीं इंजुरी तो नहीं हो जाएगा, या मुंह जितना खुलना चाहिए वो खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, ये चीज को हम देखेंगे। इसी को बोले एयर वे असेसमेंट बोलते हैं, कि रास्ता जो है सांस आने जाने का वो प्रॉपर है या फिर उसमें कोई डिफिकल्टीज है, कोई प्रॉब्लम वहां पे सामने है, इसको असिस्ट कर लेना। क्योंकि अंदर बाढ़ में जाने के बाद एनेस्थीसिया के दौरान ये सामने अगर देख रहे हैं तब तो हो गया, बंटाधान हो गया सर्जरी का। तो पहले ही से जब मालूम हो जाएगा ना, तो उसके अनुसार से एनेस्थेटिक एजेंट्स, एनेस्थीसिया देने का तरीका, एनेस्थीसिया का पैटर्न, सब एनेस्थेटिक डॉक्टर उसके आधार पर डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करना है होगा। इसके बाद आपको हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। सर बोल रहे हैं कि जो एयरवेज असेसमेंट का जो पाइप रहता है उसको, उसका नाम क्या है सर? इंट्यूबेशन, उसको इंट्यूबेशन बोलते हैं, लेरेंजियो ट्यूब बोलते हैं, लेरेंजियो ट्यूब, लेरेंजियो फेरिंग ट्यूब, लेरेंजियो ट्यूब्स, सर लेरेंजियो। लेरेंजियो का सहारे ना उसको डाला जाता है। हाँ हाँ, तो उसका एक सर तो वो मेजरमेंट कहाँ? होता है, हाँ सर। उसका एक मेजरमेंट होता है, करीब करीब 21 सेंटीमीटर का होना चाहिए, उससे छोटा होगा उससे बड़ा होगा, उम्र के अनुसार से उसको डिसाइड करते हैं। ये मेरे टॉपिक्स है, ये जो खत्म होगा ना प्री ऑपरेटिव असिस्टमेंट, उसके बाद प्री मेडिकेशन है, और तीसरा टॉपिक्स में वो है एनेस्थेटिक मशीन, जब पढ़ाने लगेंगे ना तो उसमें है, ये तीसरा टॉपिक्स में सब आएगा। सर कहाँ तक ले डाला जाता है वो यहाँ पे, मतलब अंदर असोफेगस अंदर या ट्रैकिया तक उसको इंट्यूब करते हैं, ट्रैकिया तक। ठीक, ठीक है सर। वो तीसरा टॉपिक होगा हमारा। अभी तो आप बाहर कहीं कर रहे हैं, तब ना अंदर तक जाएंगे। सर फिजिकल में ही है सर।
क्या बोल रहे हो? फिजिकली में है सर ये टॉपिक। एक बार फिर से बोलिए, नहीं सुने क्लियर हम। बोले सर फिजिकल में ही है ये टॉपिक। ये टॉपिक्स इसके एनेस्थेसिया में है, लेकिन इसमें नहीं आएगा। ये तो सिर्फ बाहर से भी असेसमेंट कर रहा है ना, वो इंट्यूबेशन जो है एनेस्थेटिक मशीन के अंदर में आता है। एनेस्थेटिक मशीन एंड एनेस्थेटिक्स असिस्टेड डिवाइस, तो असिस्टेड डिवाइस में सर आता है। सर वो इसके बारे में पूछ रहा है, एडिक्वेट माउथ के बारे में पूछ रहा है सर। एडिक्वेट माउथ, हाँ सर, ये पूछ रहा है कि फिजिकल एग्जामिनेशन में आएगा। हाँ हाँ, फिजिकल एग्जामिनेशन में ठीक है सर। एडिक्वेट माउथ ओपनिंग। अभी तो डिजीज का किया था, अब माउथ का भी ओपनिंग करेंगे ना। हो सकता है कि पेशेंट को टेटनस पहले रहा है, पेशेंट गुटखा खा रहा है, गुटखा खा रहा है तो उसका जॉ पूरा नहीं खुलता है, या रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो पूरा जॉ, पूरा मुंह को खोलने के लिए कहोगे वो नहीं खुलेगा। तो ये अगर पूरा नहीं खुलता है तो एनेस्थीसिया या इंट्यूबेशन बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, या नहीं भी होगा। तो इसी का असेसमेंट माउथ के ओपनिंग, जैसे मुंह को बोलने खोलने के लिए पूरा मुंह खोलिए, तो इसका असेसमेंट कर रहे हैं। उसमें क्या क्या देखेंगे उस पर बात कर रहे हैं। जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है माउथ माउथ के ओपनिंग का मेजरमेंट करके, उसको मालम पट्टी बोलते हैं। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। हमको बाद में ध्यान रहेगा नहीं रहेगा, आप नोट कर लीजिएगा कि एडिक्वेट माउथ ओपनिंग टेस्ट के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उस टेक्निक का नाम है मैलम पट्टीज। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में डैश डैश देके छोड़ देगा, तो आपको मैलम पट्टी से एकदम अलग से कॉपी में कहीं पे नोट कर लीजिए। अब मैलम पट्टीज में टेक्निक में क्या करते हैं ये बताते हैं। आस्क द पेशेंट टू ओपन द माउथ फुल्ली as wide as possible। पेशेंट को अपने सामने बिठा देना है, कंफर्टेबल पोस्चर में, सामने सामने बैठेंगे कि तिरछाप नहीं बैठेंगे। उसके बाद बोलेंगे पेशेंट को मुंह खोलने के लिए, आपका मुंह बंद है इसको खोलिए, और एज मच एज पॉसिबल जितना फैला सकते हैं मुंह को उतना आप फैला लीजिए, और फैला के आप उसको रोके रखना है। जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक इसको लूज नहीं करना है। लिप्स को फैलाइए, और फैलाने के बाद जितना फैला सकते हैं वाइड, जितना ज्यादा आपसे संभव है वो फैला लीजिए, और फैला के आप रुकिए। जब तक हम कुछ नहीं कहेंगे तब तक आप ऐसे ही किए रखिएगा। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। अब सेकेंड स्टेप क्या करता है। सेकेंड स्टेप में आपको देखना है सीन द स्ट्रक्चर ऑफ बक्कल कैविटी। आपको अंदर का सीन अब सामने से देखना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं करके झांकना नहीं है, एकदम आंख के सामने से रखना है उसके माउथ के, और मुंह खोल रखा है, आपको देखना है। अब क्या देखेंगे और उसके आधार पर ग्रेडिंग कर देंगे। क्लास 1 ग्रेडिंग 1 हो गया, क्लास 1 मतलब ग्रेडिंग 1। तब कहेंगे जब आप देख रहे हैं तो 3 चीज आपको दिखाई दे रहा है। सॉफ्ट पैलेट, uvula एंड कॉक्सियल पिलर्स। माउथ में आपको तीनों चीज दिखाई दे रहा है। मुंह खोला तो सॉफ्ट पैलेट, ऊपर वाला माने रूफ ऑफ द माउथ, बक्कल कैविटी में वो दिखाई दे रहा है। दूसरा पीछे में, जैसे ये मुंह खोला, बाय द वे ये होंठ खोला,
ठीक है। तो अंदर में ये रूफ दिखाई दे रहा है, तो ये सॉफ्ट पैलेट दिखा रहा है, और जैसे ही गलफड़ा अंदर होने लगेगा तो यहाँ पे ऐसे करके उबूला लटका हुआ दिखाई देता है। तो उबूला दिखाई दे रहा है ना, फैटस ऑफ पिलर जहाँ पे टॉन्सिल रहता है, ये तीनों चीज आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर वाला भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, और उबूला जो लटका हुआ है ये भी दिखाई दे रहा है। तो दैट इज ग्रेड अंडर क्लास 1, मैंने सब कुछ नॉर्मल है, इसको क्लास 1 में रखेंगे। अब सर वो क्वेश्चन टॉन्सिल्स का नीचे है, उसको क्या बोला जाता है? टॉन्सिल्स के नीचे नहीं रहता, फॉकल पिलर निकला रहता है, जिसके अंदर में उसके अराउंड में टॉन्सिल्स रहता है। तो ये नीचे की ओर दिखाई देगा। तो तीनों आपको उबूला और ये फॉकल पिलर पीछे माने गलफाड़ा में जहां नीचे की ओर गला में मुड़ने लगे तो वहां दिखाई देगा, और ये सॉफ्ट पैलेट ऊपर में तलवा, ऊपर वाला तलवा, ये सर तीनों दिखाई दे रहा है। कौन पिलर बोले हैं सर? टॉर्सियर पिलर? फॉकल पिलर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। एफ है सर। अब सेकंड में आते हैं, क्लास 2। अब ग्रेड 2 में क्या आप देखेंगे, इसमें बोला है कि फॉकल पिलर्स ये दिखाई दे रहा है। सेकंड, सॉफ्ट पैलेट दिखाई दे रहा है, बट नॉट दी उबुला, ये अब दिखाई देना बंद हो गया। जबकि नॉर्मली ये तीनों चीज दिखाई देना चाहिए था, ये वाला नहीं दिखा, उबुला नहीं दिख रहा है, लेकिन सॉफ्ट पैलेट ऊपर वाला दिखाई दे रहा है एंड फॉकल पिलर दिखाई दे रहा है। तो ये ग्रेड 2 में आ जाएगा, माने कि मुंह खुला हुआ है लेकिन इतना नहीं खुल रहा है कि सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे। तो दैट इज क्लास 2, ये क्लास 2 में आएगा। अब क्लास 3 पे आते हैं। सर ट्रॉकियल पिलर्स लिखे हैं या फॉकियल्स पिलर लिखे हैं? क्या हेलो ब्रोंकियल? सर, वो टॉकियल पिलर्स लिखे हैं या फॉकियल्स लिखे हैं? फॉकियल, FAUCIL, FAUCIAL, दोनों में एक ही चीज लिखा हुआ है, FAUCIL, फॉकियल पिलर। तीसरा में आता है क्लास 3 में, ओनली सॉफ्ट पैलेट, सिर्फ आपको सॉफ्ट पैलेट दिखाई दे रहा है, उबुला एंड फॉकल पिलर अब नहीं दिख रहा है। मतलब मुंह इतना खुला हुआ था, सेकंड में मुंह इतना खुला हुआ है, थर्ड में मुंह इतना खुला हुआ है कि ऊपर वाला पैलेट दिखाई दे रहा है, लेकिन गलफड़ा के अंदर जो फेरिंक्स के अंदर में जो ऑर्गन्स है, उबुला या फिर फॉकल पिलर, ये आपको नजर अब नहीं आने लगेगा। तो दैट इज क्लास 3। उसके बाद चौथा था क्लास 4, क्लास लिख रहे हैं, क्लास लिख रहे हैं, क्लास 4। फोर्थ में आता है, यहाँ पे ओनली हार्ड पैलेट, सिन हार्ड पैलेट एकदम दांत के ऊपर वाला जो दांत के पीछे जो आपका रूफ हो गया माउथ का, सिर्फ वही दिखाई दे रहा है। सॉफ्ट पैलेट भी नहीं दिखाई दे रहा है, उबुला भी नहीं दिखाई दे रहा है, फॉकल पिलर भी नहीं दिखाई दे रहा है। जब ये सारा चीज नहीं दिखाई देगा, खाली ऊपर वाला पैलेट दिखाई दे रहा है, हार्ड पैलेट, तो कंसीडर अंदर क्लास 4। ये इतना चीज माउथ के ओपनिंग में हम स्टडी करते हैं, ये सब फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर में ही आ रहा है। यहाँ तक कुछ पूछना है? अब आपको फिजिकल एग्जामिनेशन में अगला हाइरोमेंटल डिस्टेंस, इसको नापना है।
इसको साइड व्यू से देखना है। साइड व्यू हम डायग्राम बनाए समझाने के लिए, इसको आप सामने से देखना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि थायराइड उभरा हुआ बोन है, इस जगह पे आप देखेंगे कि सामने यहाँ पे उभरा हुआ है, यहाँ पे बोन। यहाँ से चिन का जो पोर्शन है, मैंडिबल्स का एंटीरियर पोर्शन, इन दोनों को स्केल से या इंच टेप से नाप लेना है, और इसी मेजरमेंट को हम लोग थायरोमेंटल डिस्टेंस बोलते हैं। एकदम नॉर्मली वो खड़ा रहेगा, एकदम नॉर्मल रहेगा, न गर्दन ऊपर, मैंने सर न ऊपर करेगा, न नीचे करेगा, न दाएं बाएं, एकदम स्थिर रहेगा। और तब यहां से थायराइड नॉच से आप जॉ के मैंडिबल्स, लोअर मैंडिबल्स है, वहां के सबसे प्रोमिनेंट पार्ट को नापेंगे, डिस्टेंस इसका कितना है, और इसी को हम लोग थायरोमीटर डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। ये नॉर्मली ये डिस्टेंस 6.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर इतना है तो नॉर्मल है, इंट्यूबेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनेस्थीसिया बहुत इजीली हो जाएगा। दोनों के बीच में 6.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, सब कुछ नॉर्मल है। अगर ये सेकेंड 6.0 टू 6.5 के बीच में है, मतलब कि थोड़ा सा कम है, इसका मतलब डिफिकल्ट इंट्यूबेशन। सर इधर इस साइड दिखाई नहीं दे रहा है सर। डिस्टेंस, थायरोमेंटल डिस्टेंस 6.5 सेंटीमीटर नॉर्मल है। सेकेंड के 6 सेंटीमीटर टू 6.5 सेंटीमीटर, ये डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है, यहाँ पे ट्यूब अंदर डालना तो कठिन हो जाएगा। एंड तीसरा बिलो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर से कम है तो वहां इम्पॉसिबल स्कोपी, कोई भी इंट्यूबेशन लैरेंजियोस्कोपी वहां इंट्यूब्यूट करेंगे, ये इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में माउथ के बाद थायरोमेंटल डिस्टेंस, इसका भी मेजरमेंट हम लोग करते हैं। उसको नेक्स्ट फिजिकल सर। एग्जामिनेशन में, हाँ कैमरा हल्का इधर लेफ्ट कीजिए तो सर, इधर इधर, हाँ बस सर ठीक है। अब उसके बाद रिस्पायरेटरी पे आते हैं। मिटा रहे इसको। रिस्पायरेशन में ब्रीथ होल्डिंग टाइम, अभी आप लोग भी व्हाट्सएप पे पढ़ रहे होंगे, कोरोना के लिए बोलता है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सांस रोक के देख लीजिए, इतना देर रुकता है तो आप ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत है। दैट इज कॉल्ड ब्रीथ होल्डिंग टाइम, सांस कितना देर आप रोक रहे हैं, इसको भी एग्जामिन करना, और ये बड़ी मायने रखता है। बात सही है कि लंग्स का क्या कंडीशन है, ये इससे पता चलता है। जो व्हाट्सएप पे आ रहा है ना, तो उसमें कुछ सच्चाई है इसमें। इसमें बोलता है कि कोई भी पर्सन 25 सेकेंड अगर होल्ड कर देता है तो नॉर्मल है। एनेस्थीसिया के लिए, हम कोरोना के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। 25 सेकेंड तक सांस को रोक के रह जाता है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, उसको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो दे आर नॉर्मल फॉर एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया के लिए बिल्कुल एकदम तैयार है। इन लंग्स का कंडीशन एनेस्थीसिया के लिए नॉर्मल है। फिर बोल दे रहे हैं कोरोना के लिए हम टेस्ट नहीं बता रहे हैं, वो व्हाट्सएप में जो आता है उसके अनुसार सब चलिए। सेकेंड हम बात कर रहे हैं 15 टू 25 सेकेंड। अगर 25 सेकेंड से कम और 15 सेकेंड से ज्यादा होल्ड कर ले रहा है, इट मीन्स की बॉर्डर लाइन पे है।
बॉर्डर लाइन पर यहाँ से रिस्क शुरू हो जा रहा है। लंग्स में है प्रॉब्लम, और एनेस्थीसिया के लिए यहाँ रिस्क फैक्टर शुरू हो जा रहा है, बॉर्डर लाइन पे आ गया है, एनेस्थीसिया देने में रिस्क थोड़ा बहुत है। और तीसरा, लेस देन 15 सेकेंड, अगर 15 सेकेंड के अंदर है तो इसका मतलब है इसको सीवियरली डिमिनिश्ड कार्डियो रेस्पायरेटरी रिजर्व, इसको हार्ट में और खासकर लंग्स में है प्रॉब्लम, डिमिनिश है, पहले से घटा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है साथ में, जिसकी वजह से 15 सेकेंड भी होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो एनेस्थीसिया 100% यहाँ पे रिस्की हो जाएगा। तो ये बड़ा मायने रखता है कि 25 सेकेंड है या 15 से 25 सेकेंड है या 15 सेकेंड से कम है, वो सारा असेसमेंट में आपको लिखना है। अब थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, तो फिर हम पानी वानी पी लेते हैं, तो आगे पढ़ाते हैं।
इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेस्ट ये भी रिस्पायरेटरी के ही है, मैच स्टिक टेस्ट। इसमें क्या करना है, एक टेबल पर माचिस का तिल्ली रख देना है। पेशेंट को यहां से बोलना है फूकने के लिए। फूकने के बाद देखना है कि माचिस का तिल्ली इधर उधर होगा तो ये कितना दूर तक जाता है। उसके फूकने से माउथ को जब वो फूक रहा है तो हवा से माचिस का तिल्ली कितना दूर जाता है, इसी को मैच स्टिक टेस्ट होता है। ये कम से कम डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर का कवर करना चाहिए। 15 सेंटीमीटर मतलब 6 इंच का डिस्टेंस कवर कर लेना चाहिए। अगर 15 सेंटीमीटर दूर तक चल जाता है मतलब रिस्पायरेशन और इसका वाइटल कैपेसिटी नॉर्मल है। सेकेंड, रिस्पायरोमीटर टेस्ट। रिस्पायरोमीटर टेस्ट पता नहीं आप लोग देखें या नहीं देखें। रिस्पायरोमीटर
बिल्कुल ऐसा ही होता है। प्लास्टिक का बना हुआ है, प्लास्टिक में 3 सिलेंडर लगा हुआ है, 1 2 3, तीनों सिलेंडर ऊपर में आपस से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि हवा एक दूसरे में आ जा सकता है। और नीचे नीचे तीनों सिलेंडर में प्लास्टिक का छोटा छोटा बॉल, हल्का होलो बॉल डाला हुआ है। सब वैक्यूम टाइट है, बाहर से हवा नहीं जाएगा। हवा आने जाने के लिए मात्र यहाँ से एक ट्यूब लगा हुआ है जिसको हम लोग एयर ट्यूब बोलते हैं, और यहाँ पे माउथ पीस है। तो इसको मुंह में लेके हवा को खींचना है, जैसे रिस्पायरेशन करते हैं वैसे मुंह से हवा को खींचना है। क्योंकि वैक्यूम है तो इसी में से हवा अंदर जाएगा माउथ में, बाहर से तो नहीं जा पाएगा। जैसे खींचते हैं ना तो अंदर में वैक्यूम होने लगे तो बॉल धीरे 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 करके ऊपर चढ़ने लगेगा। तो ये वाला बॉल अगर यहाँ तक टच कर जाता है तो आपने 600 ml लिया, लेकिन इसके साथ ये दूसरा बॉल भी यहाँ टच कर जाता है, मतलब 900 ml आपने सांस लिया, और तीनों बॉल ऊपर की ओर आ जाता है, टच कर जाता है, मतलब कि आपने 1200 ml सांस लिया। तो ऐसा ही रिस्पायरोमीटर, पॉकेट रिस्पायरोमीटर भी आता है, तो उसके द्वारा मेजरमेंट कर लेते हैं कि इसका वाइटल कैपेसिटी क्या है, लंग्स में सांस लेने के कंडीशंस क्या है। सर माउथ क्या लिखे हैं? माउथ पीस, PIECE। अब टेस्ट में अब 2 बच गए, दोनों बता देते हैं फिर लिखा देते हैं इसको। अब फिजिकल स्टेटस, इसका इवैल्यूएशन करना है। फिजिकल स्टेटस में क्या क्या करेंगे, इसको भी ग्रेड कर दिए हैं। ग्रेड 1 नॉर्मल हेल्दी पर्सन, ग्रेड 2 नॉर्मल हेल्दी पर्सन, हमारे आपके जैसे लोग जो हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, या कोई भी आदमी जिसको जानते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल हेल्दी पर्सन। ग्रेड 2 में माइल्ड सिस्टमिक डिजीज, माइल्ड सिस्टमिक डिजीज जैसे ब्रोंकाइटिस है, या फिर लीवर में कोई फैटी लीवर है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है, लेकिन नॉट फंक्शनल डिसेबिलिटी। फंक्शनल इम्पेयरमेंट, कोई उसको काम करने में दिक्कत नहीं है, एकदम से नॉर्मल है, प्रॉब्लम है थोड़ा लेकिन नॉर्मल है, ग्रेड 2 में आ जाएगा। ग्रेड 3 में आते हैं सीवियर सिस्टेमिक डिजीज, उसको बड़ा प्रॉब्लम है सिस्टम का, जैसे एंजाइना पेक्टोरिस है, आस्थमा है, डायबिटीज है, ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम है उसको। एंड लिमिट द फंक्शनल एक्टिविटी, लिमिट कर दिया है, बट नॉट इनकैपेसिटी। सीवियर प्रॉब्लम है सिस्टमिक, फंक्शन का लिमिट हो गया, लेकिन ऐसा एकदम से खत्म हो गया है कि कुछ भी उसमें नहीं किया जा सकता, ऐसा कंडीशन तो नहीं है। ग्रेड 3 में इसको रखेंगे। उसके बाद आता है ग्रेड 4, इनकैपेसिटिंग, एंड लाइफ थ्रेट प्रॉब्लम। एंजाइना सर पेक्टोरिस है, इनकेपेसिटिंग क्या लिखे हैं? इनकैपेसिटेटिंग डिजीज,
लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम उसके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे एंजाइना पेक्टोरिस है, इम्फाइसमा है, इस सीढ़ी पर चढ़ा दिए तेजी से डाई कर गया, कोई काम दे दिया डाई कर गया, तो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है एनेस्थीसिया के दौरान, ताकि बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, ये ग्रेड 4 में आएगा, ग्रेड 5 में आता है। मोरिबंड पेशेंट, सर्वाइविंग more than 24 hours with or without operation। बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे बल्ब फेल कर गया, कार्सिनोमा है, लंग्स कार्सिनोमा है, तो जिसमें पेशेंट जब एडमिट कराया गया है, जब आप एग्जामिन कर रहे हैं, तो ये मान के चल रहे हैं कि ये 24 घंटा से तो ज्यादा जिंदा रहेगा, लेकिन हो सकता है कि 24 घंटा में मर जाए, 48 घंटा में मर जाए, 5वां दिन मर जाए। ऑपरेशन कर रहे हैं तब भी और ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं तब भी, ऑपरेशन कर रहे हैं तब भी उसकी मौत तय है, ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं तब भी मौत तय है, तो दे आर कंसिडर अंडर 5th ग्रेड, ये 5वां ग्रेड में आएगा। लास्ट 6th, तो 14 आवर्स के बाद क्या लिखे हैं? morbidant patient surviving more than 24 hours with or without operations। छठा brain dead patient, ब्रेन डाई कर चुका है, काम नहीं कर रहा है, लेकिन सांस चल रही है, सर्कुलेशन चल रहा है, दे आर कंसिडर इन ग्रेड 6, मैंने एक तरह से मृत समान है, और ऐसे पेशेंट को बचने की संभावना नहीं है और बचाया नहीं जा सकता है। हाँ, ऑर्गन ट्रांसप्लांट डोनेशन, उसके घर के लोग अलाउ कर रहे हैं, तो ऑर्गन डोनेशन जैसे किडनी डोनेट कर दिए, आंख डोनेट कर दिए, हार्ट डोनेट कर दिए, तो ये डोनेशन के लिए है कि बच खत्म हो गया, लाइफ खत्म हो चुका है, बच्चे नहीं है, ये सिर्फ सांस चल रहा है, सर्कुलेशन चल रहा है, मरना तो है, तुरंत ही मरेंगे। तो अगर संभव है कि अगर घर के अलाउ करते हैं, तो ऐसे लोगों का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए लिया जा सकता है डोनेशन के रूप में। तो इनको 6 ग्रुप 6 में रखते हैं। लास्ट में इन्वेस्टिगेशन, अंतिम इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करेंगे? फर्स्ट, रूटीन इन्वेस्टिगेशन, रूटीन इन्वेस्टिगेशन में हीमोग्लोबिन लेवल, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, यूरिन शुगर, बस ये कॉमन, दैट इज रूटीन एग्जामिनेशंस। फिर से एक बार चेक कर लेना है फाइनली, कि कोई मिस्टेक रह गई हो तो देख लेते हैं। ब्लीडिंग टाइम कितना देर ब्लीड कर रहा है, क्लॉटिंग टाइम्स, यूरिन शुगर एंड हीमोग्लोबिन परसेंटेज, एनीमी का लेवल क्या है, दैट इज रूटीन एग्जामिनेशन। सेकेंड में ईसीजी करा लेंगे, ईसीजी, इफ रिक्वायर्ड एक्सरे ऑफ चेस्ट, अगर पहले से कोई कार्डियोवैस्कुलर या रिस्पिरेटरी हिस्ट्री बोला है तब एक्सरे ऑफ चेस्ट कराएंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है। उसको स्टेशन में ब्लड यूरिया, किडनी का प्रॉब्लम है, डाउटफुल है, ब्लड शुगर, साठ से ऊपर का पेशेंट है
एल्डरली पेशेंट है तो उसमें ब्लड यूरिया भी जांच करा लेते हैं और ब्लड शुगर भी जांच करा लेते हैं। बस यहाँ पे आपका प्री ऑपरेटिव इवेल्युएशन खत्म होता है। अब इसको पहले लिख लेते हैं। हेलो सर। हाँ सर ब्लड यूरिया किस कारण जांच कराया जाता है? क्या? ब्लड यूरिया किस कारण जांच कराया जाता है, मतलब किस प्रॉब्लम से? कौन बोला? ये बोला ब्लड यूरिया, यस सर। ब्लड यूरिया। हाँ सर। हेलो, हाँ सर। ब्लड यूरिया किडनी फंक्शन टेस्ट के रूप में आता है, किडनी के लिए जाना होता है। सर किडनी के लिए तो एल्डरली क्रिएटिनिन भी पेशेंट में कराया ब्लड जाता है। यूरिया ब्लड यूरिया का इम्बैलेंस मिलता है, कहीं वो बढ़ा हुआ मिलता है कि किडनी के कोई ट्रबल तो नहीं आ रहा है, तो उसके लिए जांच कराता है। ब्लड यूरिया रिलेटेड टू किडनी फंक्शन टेस्ट, किडनी के लिए कराता है। लिखो। pre-operative evaluations is very essential. सर फिर से बोल दीजिएगा, प्री ऑपरेटिव Pre-operative evaluations is very essential to perform before the operations. Commonly it's done after admissions in hospitals. After admission in hospital, or before 24 to 48 hours or before 24 to 48 hours before this surgery. अब हेडिंग देना है गोल्स ऑफ प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन। क्या सर? हेडिंग देना है गोल्स, GOALS, गोल्स ऑफ प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन। प्री ऑपरेटिव पहला लिखना है to reduce the anxiety and educate the patient
educate the patient about anesthesia. Second, सर फर्स्ट वाले में पेशेंट के बाद क्या बोले? टू about रिड्यूस anesthesia. अबाउट एनेस्थीसिया। हाँ. Next, to obtain information about क्या सर? to obtain information about patient's medical history. Patient's medical history. Third में to perform physical examination. To perform physical examination. Next, to determine which test टू डिटरमाइन which tests are required. सर विस्ट टेस्ट का स्पेलिंग बोल दीजिएगा। To determine which tests विच are required. Next, to plan anesthetic technique. क्या सर? To plan anesthetic technique. सर फिर से रिपीट कर दीजिए। To plan anesthetic technique. Next, to obtain informed सर फिर से बोलिएगा सर। to obtain informed consent. बोले सर टू ऑप्टेन To obtain informed consent. CONSENT. गोल्स में ही लिखा रहा है ना क्या बोल रहे हैं? सर? गोल्स ऑफ ऑपरेटिव इवैल्यूएशन में लिखा रहा है ना? गोल्स में ही लिखा रहा है ना, बस दूसरा टॉपिक चेंज होगा तो हम बता देंगे। ठीक है ठीक। सब उसी में लिखा है, चेंज होगा तो हम बता देंगे। टू ऑब्टेन इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। नेक्स्ट, to give any pre-operative instructions. गिव एनी के बाद सर To give any pre-operative instructions. ऑपरेटिव के बाद सर? To give any pre-operative instructions.
सर इंस्ट्रक्शन बोले कि डिस्ट्रक्शन? इंस्ट्रक्शन, INSTRUCTION, इंस्ट्रक्शन माने निर्देश। गोल्स खत्म हो गया, अब हेडिंग देना है मेथड्स ऑफ प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशंस। हेडिंग देना है मेथड्स ऑफ प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन। इसमें पहला पॉइंट होगा हिस्ट्री। हिस्ट्री में डैश देके पॉइंट वाइज लिखिए। हिस्ट्री का पहला पॉइंट, एनी मेडिकल इलनेस इन पास्ट एंड प्रेजेंट। Any medical illness in past and present. Second, history of allergy to any drug. Any drug, sir? History of allergy to any drug. DRUG. Next point लिखें, history of medications. History of medications. Next, history of previous anesthesia. History of, sir? Previous anesthesia. Next, history of personal habits. History of personal habits like History of smoking, alcoholism, drugs addicts, etc. इसी में कंटिन्यू लिखना है, फुल स्टॉप देके। Alcoholic patient can have
alcoholic patient can have liver disease. सर एल्कोहलिम ड्रग्स एडिक्ट के बाद क्या बोले हैं? Alcoholic patient can have liver disease, cardiomyopathy, कार्डियो myopathy, कार्डियो myopathy, कार्डियो के बाद क्या बोले हैं? cardiomyopathy, myopathy, cardiomyopathy, and nutritional deficiency. एंड क्या बोले सर? And nutritional deficiency. Nutritional deficiency. क्या बोले हैं सर? Nutritional deficiency. हिस्ट्री खत्म हो गया। सेकेंड हेडिंग दीजिए फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन इसमें पहला पॉइंट लिखिए, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशंस general physical examinations like pulse, blood pressures, etc. Pulse, blood pressure, etc. इसका सेकंड लिखिए, सिस्टेमिक एग्जामिनेशंस ऑफ systemic examinations of cardiovascular systems, respiratory systems, कोमा देखें, cardiovascular system, respiratory systems, hepatic system, nervous systems, abdomen and spine, abdomen and spine. फिजिकल एग्जामिनेशन में तीसरा लिखे, एयरवे असेसमेंट। तीसरा में एयरवे असेसमेंट, इसमें क्या देखें,
to rule out difficult. क्या सर? To rule out, RULE, rule out, OUT, difficult intubations. डिफिकल्ट के बाद क्या बोले? To rule out difficult intubations. Full stop. It includes डैश दे देना है। फर्स्ट में लिखना है एडिक्वेट, इसका एयरवे का पहला पॉइंट चलेगा, ABCD कर लीजिए आप लोग। ए में एडिक्वेट माउथ ओपनिंग, ए में एडिक्वेट माउथ ओपनिंग, क्या देखें, it is assessed with क्या हुआ सर? इट इज assessed, ASSED, assessed with Mallampatti's grading, MALLAMPATTI', Mallampatti's grading, Mallampatti's grading, GRADING, which is done by ग्रेडिंग के बाद सर grading, which is done by asking the patient, सर इट इज डन बाय asking the patient to open his oblique her To open open his HIS oblique her, माने लड़का हो या लड़की, मेल हो या फीमेल, open his oblique her mouth as wide as possible, as wide as possible, and protrude the tongue, and protrude, PROTRUD, protrude में जीभ को बाहर निकलवा देंगे, protrude the tongue, full stop. सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा ये वाला। Mouth as wide as possible and protrude the tongue, full stop हो जाएगा। Depending on the structures seen by डिपेंडिंग ऑन द structures seen by examiner, comma the classification is
classification is as follows. The classification is as follows. डैश देना है। पहला में लिखे क्लास 1, क्लास 1 में डैश देखें फॉकियल पिलर्स FAUCIAL फॉकियल पिलर्स सॉफ्ट पैलेट and uvula sin. And uvula sin. Uvula? uvula सर ओवुला? UVULA uvula sin SWN देखा जा रहा है। सेकंड में ये क्लास 2, देखे फॉकियल पिलर pillars and soft palate seen but not uvula क्लास 3 में ये only soft palate is seen क्लास 4 में ये चौथा क्लास 4 में डैश देखे ओनली हार्ड पैलेट इज विजिबल विजिबल सर। विजिबल दिखाई दे रहा है बस VISI विजिबल। ये माउथ ओपनिंग टेस्ट खत्म हो गया। सेकंड में लिखिए एयरवे असिस्टेंट में दूसरा पॉइंट डेंचर स्टेटस। क्या सर? डेंचर दांत DENTURE डेंटर स्टेटस। क्या देखें डेंचर का मतलब what होता है सर? डेंचर मैंने दांत DENTURE डेंटर स्टेटस STATUS दांत का क्या स्थिति है। फिर दांत के अंदर चल गया तो क्या देखें एनी लूज टीथ कॉमा क्या बोले सर? एनी लूज टीथ कोई हिलता हुआ दांत है
कॉमा डेंटल लॉस्ट, दांत टूटा हुआ है, कॉमा आर्टिफिशियल डेंटेचर, आर्टिफिशियल डेंटेचर कोई नकली दांत लगा हुआ है। ये खत्म हो गया। तीसरा में ये एयरवे असेसमेंट में नेक मूवमेंट्स, क्या सर? नेक मूवमेंट, डेंटेचर के बाद अगला नेक मूवमेंट, गर्दन का मूवमेंट। जैसे कि एनी रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ नेक ड्यू टू मूवमेंट हुआ सर? any restricted movement of the neck due to chronic spondylitis, chronic cervical spondylitis, क्या? chronic cervical spondylitis, comma chronic rheumatoid arthritis of neck, क्रोनिक chronic rheumatoid arthritis of neck, comma ankylosing spondylitis, ankylosing Ankylo? spondylitis, ankylosing spondylitis, comma स्पॉन्डी सर? ankylosing spondylitis, comma torticollis, torticolis, क्या सर? torticollis, torticolis, comma spasmodic torticollis, spasmodic torticollis, etc. खत्म हो गया। चौथा में ये एयरवे असेसमेंट का ही चौथा पॉइंट, थायरोमेंटल डिस्टेंस, थायरोमेंटल डिस्टेंस, डैश देखे it is the distance from thyroid notch to
thyroid notch to mental prominence. क्या सर? Thyroid notch to mental prominence. When the neck is fully extended. क्या बोले सर प्रोमिनेंस When के the बाद? neck is fully extended, गर्दन एकदम सीधा रहेगा तब. When the neck is fully extended. The measurement are क्या देना है? ई में लिखे नॉर्मल. ई में मेजरमेंट सर मेजरमेंट आर डैश दे देना है. उसके नीचे ए पॉइंट, पहला पॉइंट लिखिए ए नॉर्मल. डैश देखें. The distance is 6.5 centimeter. The distance is 6.5 centimeter. बी में लिखे difficult intubation. Difficult intubation. क्या देखें. The distance is 6 centimeter to 6 centimeter to 6.5 centimeter. 6 centimeter to 6.5 centimeter. सी में लिखे laryngoscopy is impossible. सी में laryngoscopy is impossible. क्या देखें. क्लियर नहीं आ रहा सर. laryngoscopy is impossible. क्या देखें. If the distance is सर if the distance is less than लेस देन सर 6 centimeter, less than 6 centimeter. बस स्टॉप कर दीजिए यहीं पर. बाकी जो रेस्ट रह गया कल दिखा देंगे इसको. ओके, थैंक यू.